ठीक है। और जैसा कि मैंने आप सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। ओके ओके बेटा। हम लोगों ने पिछले क्लासेज में बहुत सारे विस्तार में बातचीत किया था, और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत हमें और विरेचन सिद्धांत और त्रासदी वाला जो सिद्धांत है हमें वो पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा बेटा कि अरस्तु के जो सिद्धांत आ रहे हैं, चाहे जो विचार आ रहे हैं, या वो जो है कहाँ से आखिर जो है कि उसका ओरिजिन है, और वो किस प्रकार से अरस्तु तक वो विचार आते हैं, चाहे वो अनुकरण का हो, चाहे विरेचन का हो, चाहे त्रासदी का हो। तो उस पर हम लोग बातचीत करते हुए मैंने आपसे कहा था कि अरस्तु पर बात करने से पहले, अरस्तु के विचारों पर बात करने से पहले हमें प्लेटो के बारे में जानना होगा। और मैंने आपको कहा था कि प्लेटो का नाम आप लोगों ने एक दार्शनिक के रूप में, एक पॉलिटिशियन रूप में, राजनीतिक विचारक के रूप में, विद्वान के रूप में, और भी कई तरीके से उनके नामों से आप लोग परिचित होंगे। तो हमने कहा था कि जो ये अरस्तु हैं वो प्लेटो के शिष्य थे, और उनसे वो शिक्षा ग्रहण करते थे, और उनके साथ में वो लंबे समय तक रहे थे। और जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ लिखा हुआ है कि 427 ईसा पूर्व इनका समय है। ठीक है ना, ईस्वी सन की बात नहीं है, ये ईसा पूर्व की बात है, कह रहे हैं। और ये यूनान के एक महान दार्शनिक रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि दार्शनिक भी है, विचारक भी है, राजनीति के विचारक भी हैं। ठीक है। तो ये सारे की सारे जो आज आप लोगों के सामने दर्शन के विद्वान अलग होते हैं, राजनीति के विद्वान अलग होते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान अलग होते हैं। ये सारी जो आज आप अलग अलग कैटेगरीज में देख रहे हैं, उसमें इस प्रकार का कोई बंटवारा नहीं था, बल्कि ये लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते थे। और निश्चित रूप से इसमें आप देख रहे हैं कि इनका एक कुलीन वंश में इनका जन्म हुआ था, और उनके माता पिता ने इनको अरिस्तोक्लिस नाम दिया था, और अरबी और फ्रांसीसी में भी इनको अफलातून के रूप में जाना जाता है, और ये प्रचलित है। तो हमें ये जानकारी मिली कि ये प्लेटो कौन थे पहले। ठीक है ना। अब हम इनके विचारों पर आने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में कुछ और चीजों की जानकारी हमें ग्रहण करनी होगी, क्योंकि जब तक हम व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं, तब तक हम ये नहीं जानते हैं कि उसके विचारों या उसके जो भाव है, या जो उसकी सोच है, जो समझ है, उसकी निर्मित आखिर कैसे हुई। ठीक है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे बहुत सारे तौर तरीके, ये सारे के सारे जो है हमारे परिवेश पे भी और हमारे देश काल पे भी निर्भर करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारी कार्य प्रणालियां कैसी होंगी, हमारी सोच कैसी होगी। ये व्यक्तिगत रूप से तो हमारे ऊपर निर्भर करता ही करता है, लेकिन बहुत कुछ जो है कि हमारे समय और जिस जगह पे हम रह रहे हैं, भौगोलिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की शैक्षिक स्थिति, उस समाज की आर्थिक स्थिति, इन सब पे भी निर्भर करता है कि हमारे मानस का निर्माण किस प्रकार से होगा। ये सारे बाह्य कारण हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, और इन्हीं प्रभावों के आलोक में हमारे विचारों की, हमारी सोच की, हमारी समझ की निर्मित होती है। तो आप पहले भी बातचीत हमने किया था कि जो सुकरात है वो प्लेटो के गुरु थे। जो सुकरात है वो कौन थे? प्लेटो के गुरु थे। और सुकरात की छत्र छाया में ही प्लेटो की शिक्षा दीक्षा हुई थी। और सुकरात के बारे में आपको एक बहुत जरूरी जानकारी, आपको जरूरी बात पता है, और वह यह है कि सुकरात को अपने तार्किक और शैक्षणिक विचारों की वजह से, अपने शैक्षिक और दार्शनिक विचारों की वजह से विष का प्याला उनको दिया गया था और उनको मार दिया गया था। ठीक है ना।
क्या किया गया था बेटा? उनको मार दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनके जो प्लेटो के गुरु थे सुकरात, वो कितने क्रांतिकारी व्यक्ति थे और उनका जो है कि जो विचार है वो कितनी क्रांतिकारिता से भरा हुआ है। ठीक है ना? अगली स्लाइड पे हम बातचीत करेंगे। जो प्लेटो के विचार हैं, आखिर प्लेटो का जो समय है वह ईसा पूर्व का है, ईसवी सन का है। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं 1 मिनट में आता हूँ, है ना? यार उसे विश्व का प्याला क्यों दिया गया था? क्योंकि वो काफी ज्यादा क्रांतिकारी था लोगों के विचारों को काफी ज्यादा वो करा था, खंडन में बात करते थे इसलिए तारक क्या? सर ने बताया ना कि क्रांतिकारी नहीं क्या? थे। तार्किक और एक था वो कुछ बी से था। शैक्षणिक। मैंने आपको बेटा बताया कि उनको लड़की विश्व का सही। प्याला इसलिए दिया गया था कि वो जो है ना, जो स्थापित मान्यताएं उनके समाज में प्रचलित थी उस समय एथेंस में, ठीक है, उनके विरुद्ध उन्होंने जो है कि कहा कि हम बस जो है किसी बात को इसलिए नहीं मान लेंगे क्योंकि वो धार्मिक या चर्च के द्वारा या किसी पोप के द्वारा कहा गया है, बल्कि हम उसको तर्क की कसौटी पे कसेंगे। ठीक है? तो इस वजह से जो है कि उनको विष का प्याला दिया गया था, क्योंकि जो उस समय का समाज था वहां पे जो ये धर्म के लोग हैं, है ना, ये जो धार्मिक ठेकेदार लोग कह लीजिए, या जो उस समय के जो पोप थे, निश्चित रूप से क्रिश्चियन सोसाइटी थी, तो उन लोगों ने जो है कि उनको विष का प्याला दिया था। ठीक है? क्योंकि तुम्हारे विचार जो है कि समाज में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए तुमको जीने का कोई हक नहीं है। और उनके विचार कैसे थे? तार्किक थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है ना? बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो वो जो आप सोचो कि जो प्लेटो के गुरु सुकरात हैं, उनके साथ ऐसा हुआ था। मैंने उस बात को जो है कि यहाँ पे बस शॉर्ट में सुकरात के बारे में बता करके निकल रहा हूँ, वरना आपको विशेष जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग सुकरात के बारे में पढ़िएगा, आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है? तो हम जो है कि बेटा आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा था कि प्लेटो तो जो है कि ना आपके समय में रहे हैं, ना हमारे समय में रहे हैं, ना पिछले जो है कि ये 100-200 सालों की बात है, बल्कि ईसा पूर्व की बात है। तो इनके जो इन्होंने संवाद लिखे हैं, ठीक है ना? संवाद क्या होता है आप बेहतर जानते हैं, जैसे किसी से बातचीत की जाए। तो इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, इन्होंने कोई अपने हाथ से किताब नहीं लिखा है, बल्कि ये क्या करते थे, और ये शिक्षा की जो है कि पद्धति जो है कि उससे प्राचीन यूनान और एथेंस वगैरह में प्रचलित थी कि संवाद होता था, शिक्षक और गुरु में संवाद होता था, उन संवादों को लिपिबद्ध कर लिया जाता था। तो जो प्लेटो के विचार है वो इसी प्रकार के संवादों में व्यक्त हुए हैं। और निश्चित रूप से आप लोग के सामने उन संवादों का संग्रह 3 है यहाँ पे, पोलितेइया, रिपब्लिक और इऑन। ठीक है, देख रहे हैं आप सब? तो जो प्लेटो के विचार हैं वो कहाँ व्यक्त हुए हैं? संवादों में व्यक्त हुए हैं। और वो संवाद कौन कौन से हैं? पोलितेइया, रिपब्लिक और इऑन में इनके विचार संकलित हुए हैं। ठीक है, आपके सामने स्लाइड पूरी दिख रही होगी। यस सर। ओके बेटा, आगे आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी उनके जन्म से पहले, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक घटना है। वह था एथेंस पर स्पार्टा का आक्रमण। ठीक है? ये उस समय का जो है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का कारण बना था। यानी एथेंस पर स्पार्टा का जो आक्रमण है वह प्लेटो की जन्म से 4 वर्ष पहले हुआ था, और इसने जो है कि एथेंस नगर को पूरी तरह से नष्ट वष्ट करके अपने कब्जे में स्पार्टा के लोगों ने इसे ले लिया था। कह रहे हैं कि इस कारण से प्लेटो का शैशव, किशोर और यौवन का अधिकांश भाग युद्ध की काली छाया में बीता। जब युद्ध जो है कि आपके समाज में हो रहा हो, अभी आपके सामने जो है कि चाइना से जो है कि कुछ समस्या की बातचीत आ गई थी, अभी पाकिस्तान से हमारे जो है कि कुछ समस्या जो है कि आए दिन होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस मस्तिष्क में भी ये जो है कि है कि नहीं है? यस सर। हमारे जो व्यक्तित्व का निर्मिति है, आज आप देखिए जो सरकारें हैं या विधायक जो चुनाव होता है, तो बहुत कुछ जो है कि हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और जो है कि चीन को लेकर के भी जो है कि अपने राजनीतिक एजेंडे में वो शामिल करते हैं कि नहीं करते?
तो करते हैं। हमारा जो जीवन है आप देखिए कि वह भी जो है कि अपने समय और परिवेश और परिस्थितियों से प्रभावित है, और हमारे विचारों की निर्मित, हमारी सोच की निर्मित, हमारी समझ, बहुत कुछ जो है कि इससे प्रभावित है। प्रभावित ही नहीं बल्कि ये कारण होते हैं कि जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। इन सब स्थितियों के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इन सब के बीच में जो है कि हम अपना महत्व रखते हैं, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि जो ये प्लेटो का जो सैसो था, किशोर जो बड़े हुए और जो उनका यौवन, जो मतलब कि जवानी का उनका जो समय है वो युद्ध में बीता, मतलब कि घनघोर जो है कि उथल पुथल का समय था। और कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध की विभीषिका ही नहीं बल्कि जो है अपने जन्मभूमि की ग्लानिजनक पराजय भी अपनी आंखों से देखी थी। ठीक है। अब सोचिए कि जो है कि कोई बाह्य आक्रमणकारी आकर के उनके देश को पे कब्जा कर लेता है तो उनके मस्तिष्क पे उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा होगा आपको समझ नहीं होगा। और आप लोग उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब भारत पे अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पे आधिपत्य कर लिया होगा, ठीक है, और लोगों पे तरह तरह के अत्याचार करते होंगे। तो आप सोचिए कि उन लोगों की कितनी दुर्गति थी कि अपने ही देश में, अपने ही समाज में, अपने ही परिवेश में कोई दूसरा देश का आकर के आपको गुलाम बना लेता है। ठीक है, जो मानसिक स्थिति उस समय के लोगों की होगी, बहुत जो ज्यादा। जो मानसिक स्थिति जो है अंग्रेजों के गुलामी के बाद भारतीयों की होगी, ठीक वैसे ही मानसिक स्थिति एथेंस के लोगों की होगी जब स्पार्टा के लोगों ने उन पे आक्रमण करके उनको उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना? तो ये कुछ जो है ऐसा महत्वपूर्ण सामाजिक और जो एक राजनीतिक परिवर्तन था जिससे जो है कि प्लेटो बहुत ही प्रभावित हुए। और ये प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है कि उन्होंने अपने इन्हीं सामाजिक स्थितियों की वजह से अपने विचारों को उन्होंने निर्मित किया और ये तय किया कि किस चीज की आवश्यकता हमारे समाज को है ना? इस तरह की विचार, किस तरह के राजनीतिक सिद्धांत, किस तरह के आचरण, किस प्रकार की रचनाओं, किस प्रकार के सामाजिक जागृति की जरूरत हमारे समाज को है, उसी के अनुरूप उन्होंने अपने विचारों को बनाया। ठीक है ना? तो ये कह सकते हैं कि उनके विचारों की निर्मित में उनके तात्कालिक समाज या उनके तात्कालिक परिवेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये बात है आप सब। अगली बात पे हम आते हैं। कह रहे कि इसका घटना का प्रभाव उनके विचारों पर, मैंने आपको पहले भी कहा कि पड़ता है। और इनका जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। ये वाक्य जो है कि प्लेटो का ही है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। मृत्यु हो जाए अच्छी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप किसी के गुलाम होते हैं ना तो समझिए कि जो है कि वह मृत्यु से भी भयावह, मतलब कि वो इतनी दर्दनाक पीड़ा है कि आप उसको जो है कि जो गुलाम हो उससे पूछिए, जो आपके देश में अंग्रेजों के 200 साल तक गुलाम रहे हैं जो भारतवासी, उनकी पीड़ा को पूछिए। बहुत सारे लोगों को जो फांसी पे लटका दिया गया उनसे पूछिए, और जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी है उनसे पूछिए कि गुलामी क्या थी या गुलामी क्या होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी किसी का गुलाम मत बनिए, स्वतंत्र रहिए। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, सबके विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अगर आप गुलाम हैं तो आप समझ लीजिए कि आप धरती पे जीते हुए भी, मतलब मृत्यु से भी भयावह स्थिति है। और इस भयावह स्थिति का सामना प्लेटो अपने समय में कर रहे थे, क्योंकि स्पार्टा के लोगों ने गुलाम उनको, उनके समाज को बना रखा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से अगर वो गुलाम है, उनका समाज अगर गुलाम है, वो लोग चाहते होंगे कि हम लोग इस गुलामी से मुक्त हों। भले ही धीरे धीरे जो है कि उसका प्रयास हुआ है और वो लोग भी गुलामी से मुक्त हुए हैं, उनका समाज मुक्त हुआ है। वो इतिहास की बात है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। वो आपको कुछ अगर पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, बड़ा ही भयावह है, क्योंकि इतनी मारकाट मची है जितनी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। मतलब कि इसीलिए आप देखिए कि वो जो है कि आप पश्चिम का जो भी इतिहास पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने को और सुनने को मिलेंगी। ठीक है ना? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा
कि वो गुलामी के विरुद्ध थे और स्वतंत्रता के हिमायती थे। ठीक है ना, ये बात आप लोग अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। इसमें कुछ उनके बारे में और जानकारी है कि प्लेटो कह रहे हैं कि दार्शनिक होते हुए भी वो क्या थे, कवि हृदय थे। यानी कि दर्शन जो है कि बुद्धि का विषय होता है, और कविता या जो है कि हमारी जो रचनात्मक ये साहित्य होता है, कहते हैं कि वो हृदय का विषय है। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं दर्शन किस बात का विषय होता है, बुद्धि का। और जो रचनाएं होती हैं, सृजनात्मक रचनाएं हैं, वो किस हृदय क्या होती हैं, और इसमें बुद्धि का भी समावेश होता है, हृदय और बुद्धि दोनों का समावेश होता है, तब जाकर के वह कविता, कहानी, उपन्यास आप लिखते हैं। और वो लिखते ही नहीं बल्कि वो अपनी अनुभूतियों को आप साझा करते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं कि जो कवि हृदय व्यक्ति हो वो जो है कि इतना मतलब कि नकारात्मक कैसे हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो कहते हैं कि जो कवि है उनको राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा भाई उन्होंने, आगे हम इससे बातचीत कर रहे हैं। और ये भी नहीं था, वो कवि हृदय तो था ही, इसके साथ में ही जो है कि उन्होंने अपने समय के बहुत से महान रचनाकारों और कवियों का उन्होंने अध्ययन भी किया था। ठीक है ना, और यही बात मैं आपसे ऊपर कह रहा था कि जब हम उसके द्वारा किसी काव्य और कवि की निंदा करते हुए पाते हैं तो हमें किंचित रूप से कवि और कला प्रेमी प्लेटो की अपने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात कुछ निराशा और अटपटी सी लगती है। जो मैं बात आपसे ऊपर कह रहा था कि जब ये कवि हृदय था, स्वयं कुछ रचना करता था, और इतना ही नहीं, रचना ही नहीं करते थे बल्कि वो क्या करते थे, अपने समय के महान कवि और कथाकारों और रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ते भी थे। ठीक है, और उनको पसंद भी करते थे। तो फिर जो है कि जब वो कहते हैं कि कवि और जो है कि कलाकारों को किसी भी राज्य से बाहर कर देना चाहिए, तो यह बात बड़ा ही अटपटा लगता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो मैंने आपको जो उनकी सामाजिक और जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बताई वो इसीलिए बताई कि आखिर उनके समय में जरूरत किस बात की थी। ठीक है ना, उस तात्कालिक जरूरत के अनुसार उन्होंने अपने विचारों को, अपने भाव को बनाया, और बना करके जो है कि उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज को किस बात की जरूरत है। ठीक है, कह रहे हैं कि वही जो बात उसमें मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि उनके युग की परिस्थितियां, उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति और उसकी जीवन दृष्टि को ध्यान में रखें तो उसका काव्य के प्रति दृष्टिकोण सहज ही समझ में आ जाता है। वो चाहते थे कि ऐसे ऐसे काव्यों की रचना हो, ऐसे कार्य हो जिससे कि वो अपने देश को इन आक्रमणकारियों से मुक्त करा सके, या जो गुलाम इनका जो देश हुआ उस गुलामी को तोड़ सके। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि उनका अधिकांश जीवन जो है कि युद्ध की परिस्थितियों में बीता है। ठीक है ना, तो काफी उनके समाज में उथल पुथल है। इस उथल पुथल की वजह से ही उन्होंने अपने तात्कालिक और सामाजिक जरूरत के अनुरूप अपने समाज में क्या जरूरी है, साहित्य से लेकर के दर्शन, विचार, राजनीति, सब कुछ को उन्होंने उसी कारण से निर्देशित किया है। एक बात और आप लोग, मैंने पहले भी कहा कि वो जिसका शिष्य है, इसलिए मैंने सुकरात का नाम लिया था। सुकरात के बारे में या डिटेल में मैं नहीं गया था। वो सत्य का और तर्क का हिमायती था। देखिए, जो धर्म होता है वो विश्वास पे टिका होता है, वहां पे तर्क का गुंजाइश नहीं रहता है। तर्क हो तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश जो है कि धार्मिक संस्थानों में, चाहे वो जो है कि मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम का धर्म हो, चाहे जो है कि ईसाई धर्म हो, वहां पे जो है कि विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो पंडित जी कह रहे हैं, आप उस पर विश्वास करिए। लेकिन तर्क बुद्धि का विषय होता है, और तर्क के कसौटी पे जो कसा जाए वो उसी को मानने वाले थे सुकरात। इसीलिए जो धार्मिक लोग थे या जो धर्म के ठेकेदार थे वो उनको नापसंद करते थे। अंततः जो है कि ऐसा नियम बनाया, ऐसी परिस्थितियां बनाई जिससे कि उनको अंततः विष का प्याला दिया गया, उनको मार दिया गया एक तरह से। ठीक है, तो उन्हीं की जो है कि शिक्षाओं को ग्रहण करके जो है ये प्लेटो तर्क और सत्य को महत्वपूर्ण मानते थे, और किसी भी स्थिति को तर्क पे वो अपनी कसते थे, है ना। और कह रहे हैं कि सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कवि हृदय की भी बलि चढ़ा दी। दरअसल कवि हृदय की बलि उन्होंने इसलिए चढ़ा दी
क्योंकि उनके समय में योद्धाओं की जरूरत थी, उनके समय में ऐसे लोगों की जरूरत थी, ऐसे साहसी रचनाओं की जरूरत थी जो लोगों को अपने समाज की जो ये गुलामी है उससे दूर कर सके, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो भले ही कवि हृदय थे, कविता रचते भी होते, पढ़ते भी थे, सर लाइफ पसंद भी करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि कवियों को जो है कि कहा कि भैया जो है कि आप लोग झूठ फैलाते हो, और जो है झूठ फैलाने की वजह से आपको जो है कि राज्य में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। कोई कुछ पूछ रहा था अभी मेरे से। यस सर। सर आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो के आ रही है, तो क्लियर नहीं हो रहा, वो कुछ ज्यादा ब्रेक हो रही है। बेटा सर साहब ज्यादा जो है कि आपका नेटवर्क देख लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ऐसी समस्या होती सबको आ रही होती है ना बेटा। जब आपका नेटवर्क थोड़ा वीक होता है तो मेरी वॉइस जो है कि कट के जा रही होगी, मेरे यहाँ नेटवर्क ठीक आ रहा है, ठीक है। सर। हाँ, सर चलो फिर ये रिकॉर्डिंग रहेगी, हम आपको भेज देंगे, कहीं अगर मेरी वॉइस कट रही होगी तो वॉइस फिर मेरी जो है कि आप लोग यहाँ भी सुन सकते हो, ठीक है ना। यस सर। तो मैं अभी चल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कभी हृदय की अपनी बलि क्यों चढ़ा दी थी। कह रहे कि दूसरी ओर अपने श्रद्धा पात्र होमर, होमर उस समय का जो है कि बहुत बड़ा जो है कि महान जो है कि रचनाकार थे उनके समय के, किसके समय के, प्लेटो के समय के, है ना। इसलिए उन्होंने जो है कि इसकी निंदा की कि कह रहे कि दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना होमर ने ही सिखाया है। मतलब कि कवि या जो रचनाकार है ये होमर जो है, इसने क्या किया है, दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना सिखाया है। बल्कि ये बहुत ही महान साहित्यकार हैं, अपने समय के महान विचारक भी हैं होमर। लेकिन चूंकि उन्होंने जो है कि अपने विचारों का जो मापदंड बना रखा है, किसी भी रचनाकार को या किसी भी विचार को मापने के लिए जो उन्होंने एक स्केल बनाया हुआ है, वो है वो जो है कि उनका राष्ट्र प्रेम, अपने देश की गुलामी। कौन किस तरह से जो है कि लोगों में उत्साह का संचार करता है, उत्साह का संचार जब करेगा और जो इस देश के लोगों को गुलामी से मुक्त कराएगा वो उसकी जो है प्रशंसा करते हैं। और जिन लोग प्रत्यक्ष रूप से जो है कि इस कार्य में नहीं जुड़े हुए हैं वो जो है कि प्लेटो उनकी निंदा करते हैं। इसी कारण से होमर एक बहुत बड़े जो है कि साहित्यकार होने की वजह से भी प्लेटो के ईर्ष्या के, या कह लीजिए ईर्ष्या ना कह लीजिए, बल्कि उनके जो है कि अवज्ञा के पात्र हैं, ठीक है। कह रहे कि प्लेटो को जीवन जो काव्य है ना, प्लेटो जो है ऐसा मानते हैं कि वह जीवन का अनुकरण हो, है ना, यथार्थ हो, सच हो। मतलब जैसा हम जी रहे हैं वैसे ही काव्य में, ऐसा तो काव्य में होता नहीं है। काव्य में वह भी होता है कि जो बीत चुका है और जो हो सकता है इसकी संभावना जो है कि काव्य में व्यक्त की जाती है। रचना ही हो, मतलब कि ये काव्य ही ऐसा एक मतलब कि आप कह लीजिए कला है जिसमें जो है कि क्या हो चुका है वह भी व्यक्त किया जा सकता है, अपने वर्तमान को तो व्यक्त किया ही जा सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है या भविष्य में कैसी चीजों को निर्मित किया जा सकता है, भविष्य की रूपरेखा भी इसमें प्रस्तुत की जाती है। तो प्लेटो जो है वो कहता है कि अभी की बात बताओ, आप जो है कि आपका क्या योगदान है, आपका क्या महत्व है। इस कसौटी पे कसता है, कहता है जीवन की अनुकरण मानते हैं कि जैसा हमारा जीवन है, वर्तमान में हमारा जीवन में है, इसी बताइए कि आपका वर्तमान में काव्य की क्या उपयोगिता है, ठीक है। और इन्होंने इस क्रिया को मिमेसिस कहा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है इमिटेशन, अर्थात अनुकरण। आप देखिएगा ये जो है कि जो आपका यूनानी शब्द है मिमेसिस, इसका अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी भाषा जो एक लैटिन में इसका इमिटेशन हुआ, और हिंदी में हम इसको अनुकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा अनुकरण की जो बात आती है, हम जो बात करेंगे अरस्तु के संदर्भ में जाकर के डिटेल में इसके बारे में आप देख लीजिए कि जो है कि प्लेटो ने खुद ही अनुकरण के बारे में कुछ बात कही। और जो है अनुकरण जो है कि इसीलिए जो है वो कहता है कि जो आप बताइए अगर आपका वास्तविक अनुकरण है तर्क के द्वारा आप बता दीजिए, तब तो जो है कि ठीक है आप राज्य में रहिए, आपका सम्मान है, आपका महत्व है। लेकिन अगर आप इसको नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। वो नकल है, बस किसी चीज की नकल बना के रख दीजिए, उसमें क्या क्रिएटिविटी है, ठीक है ना। इसी का जवाब जो है कि अरस्तु ने अपने विचार में और अपने चिंतन में दिया है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि प्लेटो की स्पष्ट धारणा है कि काव्य जो है कि सत्य से दूर होता है, क्योंकि वह कविता को अज्ञान से उत्पन्न मानता है। बात समझ रहे हैं। प्लेटो की धारणा है
कहाँ पे जो है कि सत्य से, अभी यहाँ पे 3 गुने की बात नहीं है, 3 गुना दूर होता है, आगे आपको पता चलेगा। ये प्लेटो के विचार हैं। कहे गए वह जो है कि अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान वो क्या है, हम आगे बातचीत आपको समझाएंगे, ठीक है ना। कह कि इसीलिए काव्य में सत्य का अनुकरण नहीं किया जा सकता, ये प्लेटो के विचार है ना। उन्होंने अनुकरण का प्रयोग 2 संदर्भों में माना। अनुकरण क्या होता है उन्होंने बताया, प्लेटो ने बताया। तो क्या है कि विचार जगत और गोचर जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए, और वास्तविक जगत और कला के बीच के संबंध के निरूपण के लिए। अनुकरण जो है कि विचार जगत और गोचर जगत, जो विचार होता है ना, ये कह रहे हैं प्लेटो कि ये तो ईश्वर है। ईश्वर के मतलब कि जो सर्वप्रथम जो कोई विचार है वह जो है कि ईश्वर के मस्तिष्क में है, और जो हम संसार को देख रहे हैं इसको जो है कि बनाने वाला कौन है, ईश्वर है। जो कह सकते हैं कि मैप जो है, जो रेखांकन है, वह जो है कि ईश्वर के दिमाग में है। और जो आप प्रत्यक्ष संसार देख रहे हैं वह जो है इसका जो मूल है, या जो इसका वास्तविक जो चीज है वह ईश्वर के पास में है, और जो दिख रहा है वह इसका अनुकरण है, ठीक है ना। और जो है कि जो वास्तविक जगत है और जो कला है, तो जो वास्तविक जगत है उसका अनुकरण कौन कर रहा है, कलाकार कर रहा है, ठीक है। जो वास्तविक जगत में जो वस्तुएं, जो विचार, जो चीजें हमें दिख रही हैं, उसका जो है कि अनुकरण कौन कर रहा है, जो कलाकार है, चाहे वो जो है कि साहित्यकार हो, चाहे जो है कि कोई और भी कला, चाहे नाटककार हो, चाहे वो कवि हो। मतलब कि वो क्या करता है कि जो ये वास्तविक जगत हमें दिख रही है ना, वह उसका अनुकरण करता है। यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही होंगी, विचार जगत, ठीक है, वास्तविक जगत, और फिर ये कला जो है। तो कह रहे सत्य तो विचार है, ईश्वर के पास में है, और उसका अनुकरण कौन, अनुकृति क्या है, ये वास्तविक जगत है। और इस वास्तविक जगत की को जो है कि देख करके कलाकार जो है कि अपनी रचना करता है। इसलिए जो है कि यह अनुकरण का अनुकरण होने के कारण सत्य से तिगुने दूर है। ये जो झूठ है, जो कहा कि ये जो एक होमर झूठ फैलाता है, या जो है कि साहित्य जो है कि झूठ है, सत्य से दूर होता है, ये इसीलिए उन्होंने कहा था। चूंकि वो दार्शनिक भी थे, इसलिए जो है कि तत्व मतलब कि जो वास्तविक विचार है वह ईश्वर के पास है, वो ये मानते हैं। इस जगत को जो निर्मित करने का जो विचार है वो ईश्वर के पास में है, और जो आप देख रहे हैं वह उसी जो है कि जो ईश्वर के दिमाग में जो चीजें हैं उसी की अनुकृति है। और जो रचनाकार जो है कि जो रचना करता है, तो इस अनुकृति को बाह्य जगत में जो दिख रहा है उस अनुकृति का अनुकरण करता है। मतलब उसमें कुछ नया हुआ नहीं जोड़ता है, बस उसको हूबहू जो है कि नकल करके जोड़ देता है। ये प्लेटो का विचार था अनुकरण के बारे में। आगे है, मैंने आपको कहा था कि प्लेटो मूलतः जो है कि एक प्रत्ययवादी, आइडियलिस्टिक दार्शनिक थे, है ना। और उनका प्रत्ययवाद काव्य और कला को गहनता से समझने का तार्किक आधार प्रदान करता है। लेकिन जो है कि वो यहाँ पे थोड़ा चूक गए थे, जिस चूक या जिस गलती का परिष्कार जो है कि अरस्तु ने अनुकरण के चिंतन में ठीक किया। मतलब कि वहां जाकर के अरस्तु ने उस समस्या का निदान किया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इनके अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। जो मैंने कहा था कि ईश्वर के सबसे पहला ईश्वर में मानते हैं कि जो विचार तत्व है ना वो ईश्वर में ही है, और जो भी आप जगत में देख रहे हैं उसी विचार जगत का ये बस जो है कि कॉपी है, ठीक है ना। क्योंकि सत्य क्या विचार है, और विचार किसके पास में, ईश्वर के पास में। कह रहे कि वो अखंड है, नित्य है और परमेश्वर है, इसके रचयिता है, इसके विचार के। कह रहे कि यह जो हम संसार देख रहे हैं ना, उस परम सत्य या विचार का ही अनुकरण बस है, ठीक है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में दूसरे वाले में बहुत स्पष्ट है कि जो प्रत्यय है, जो विचार है, वह सत्य है, वह अखंड है, नित्य है, वह परमेश्वर ही उसका रचयिता है। और ये जो संसार दिख रहा है ना, वह उसी विचार का मात्र अनुकरण है, किसी ने इसमें कुछ जोड़ा उड़ा नहीं है। तीसरा पैराग्राफ में बेटा इसमें लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कल्पना शक्ति द्वारा निर्मित कर पाता है, इसलिए वह अनुकरण का अनुकरण कर पाता है। हाँ बस मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर। सर वो सोनिया का नेट चार्ज खत्म हो गया, तो वो तानिया के साथ ही देख रही है, उसका मैसेज आया अभी। कोई बात नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता बेटा। तो सर वो अटेंडेंस के लिए, उसके अटेंडेंस के लिए बोल रही थी वो। अटेंडेंस आप मेरे को बता देना, सबको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो कलाकार जो है किसी वस्तु को ही अपनी कल्पना शक्ति द्वारा निर्मित कर पाता है। कह रहे हैं कि जो कोई मान लो मेज दिख रहा है, मेज के बारे में जो लिखा जा रहा है
वो उस मेज को या प्रकृति के बारे में जो कुछ लिखा जा रहा है, जो बाह्य में हमें प्रकृति दिख रही है, वो सब क्या है कि बस आप अनुकरण कर रहे हैं, कुछ नया उसमें नहीं जोड़ रहे हैं। ये प्लेटो का कहना था, है ना। कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा निर्मित कर पाते, इसलिए वो अनुकरण कर पाता है। मतलब कि जो सबसे पहला सत्य विचार था, उसका जो है कि अनुकरण जो है कि आपको पूरे आपके बाह्य वातावरण में दिखाई देता है, और जो आपके बाह्य वातावरण में दिखाई देता है उसी का अनुकरण जो है कि कलाकार करता है किसी वस्तु को अपनी निर्मित करने में। तो कह रहे हैं कि इसीलिए वह अनुकरण का अनुकरण है, बस मतलब कि कह रहे हैं वह नकल का नकल है, उसमें कुछ भी जो है कि नया नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो किसी को नयापन लगे। ये प्लेटो कह रहे हैं, ठीक है ना। अनुकरण के संबंध में ध्यान रखिएगा। कह रहे कि जिससे कला तीसरे स्थान पे, जो आप लोग को मैंने कला कहा, अब तीसरे स्थान पे क्यों है? पहला विचार जो ईश्वर के पास में जो संसार दिख रहा है वो दूसरा, जो हमें गोचर जगत है वो दूसरा है, और जो हमारी रचनाएं हैं उसको देख करके की गई है, ऐसा प्लेटो कह रहे हैं, इसलिए वो तीसरे स्थान पे है। कह रहे हैं कि इसलिए कला तीसरे स्थान पे, पहला स्थान विचार का है ना, दूसरा स्थान जो है कि प्रतिबिंब का है जो हमें बाह्य जगत में दिख रहा है, और तीसरा जो है कि वस्तु जगत का अनुकरण या काव्य में कलाकृति का है। तीसरी जगह जो है कलाकृति जो है कि क्या है कि जो बाह्य में हमें जो जगत दिख रहा है इसका जो है कि अनुकरण है। इस तरह से संसार प्रत्येक वस्तु का एक नित्य रूप होता है जो प्रत्यय विचार धारणा में रहता है या ईश्वर निर्मित करता है, ठीक है ना। ईश्वर ने ही इसकी निर्मित की है। जो विचार है, जो सत्य है, जो नित्य है, अखंड है, वह मात्र जो है कि ईश्वर के पास में है। बाकी जो है कि कोई कलाकार किसी प्रकार का कोई नयापन नहीं करता है, बल्कि अनुकरण ही करता है। ये बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ऐसा जो है कि प्लेटो ने अनुकरण के संबंध में कहा था, ठीक है ना। इसमें कि प्लेटो ने अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए पलंग का उदाहरण दिया है। बहुत मशहूर उदाहरण है ये, आपको हर किताब में प्लेटो को जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। कह रहे हैं कि प्लेटो ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए पलंग का उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे विचार में है, ठीक है ना। सबसे पहले पलंग बनाने के पहले वो पलंग कैसे बनेगा इसके लिए जो है कि हम अपने दिमाग में खाका बनाए होंगे ना। तो कह रहे हैं कि आप इस तरह से समझिए कि जो पलंग बनाने का जो खाका है वह जो है कि जैसे आपने बनाया, तो ये तो पहली जो है कि रचना हुई, है ना। ये खाका जो है कि सत्य है। अब कह रहे हैं कि इसी रूप का निर्माण ईश्वर ने किया। वो कह रहे हैं या मनुष्य कह लीजिए, कर लीजिए। कह रहे हैं कि उस विचार में मौजूद रूप के आधार पर बढ़ई लकड़ी से पलंग का निर्माण करता है। कह रहे हैं कि जो अब जो बढ़ई और लकड़ी से जो पलंग का निर्माण किया, जो वो विचार रूप में था उसी की अनुकृति है, या कह लीजिए कि वो अपने उस विचार को क्या करता है कि उस लकड़ी के द्वारा पलंग निर्मित करके दिखाता है। और कह रहे हैं कि बढ़ई द्वारा बनाए गए पलंग का चित्र तो भी यह कलाकार बनाता है। तो कह रहे हैं कि जैसे विचार रूप में सच था, अनुकरण होकर के वो जो है कि पलंग बनाया गया, और उस पलंग के बारे में जो है कि लिख रहा है अगर कोई रचनाकार, तो वह क्या करता है, तीसरा स्थान उसको आता है रचनाकार को, और कह रहा है इस वजह से वो सच नहीं है। सच तो एक ही है जो दिमाग में विचार रूप में था, इसलिए जो है कि वही सच है, इसके अलावा और कोई सच नहीं है। इस तरह से जो है कि दोस्तों अनुकरण कलाकृति जो है कि बार बार मैंने आपको कई तरीकों पे दिखाया। वो कह रहे हैं, प्लेटो कह रहा है कि यह जो है कि अनुकृति की अनुकृति है, इसलिए जो है अनुकरण का अनुकरण है, इसलिए जो है कि ये सत्य से तिगुने दूर है, और इसलिए जो है कि इसको राज्य हमें जो है कि झूठ मानना चाहिए, इसमें कोई सच का तत्व नहीं है, ठीक है। अभी मैं जो है कि आप लोगों को बस इतना ही जो है कि आज के लेक्चर में रखूंगा। अब मैं आपसे बात करूंगा। मैं जो है कि शेयर स्टॉप कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग जो है कि आप कर रहा हूँ, ठीक है बेटा।